हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग प्ले लिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को नोट्स से रिलेटेड या किसी भी तरीके की क्वेरीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक बेटा। बाकी बुद्धि हमारा जो इंटेलिजेंस जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो भी लगभग कंप्लीट होने की कतार पर है और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर, बाकी फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो टॉपिक है वो है संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है बेटा, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक, और इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। और अब तक जो हमें कन्फ्यूज़न था तो वो क्या कन्फ्यूज़न था कि किसी की बुद्धि लब्धि 140 है, किसी की 150 है, किसी की 130 है। तो जो डेनियल गोलमैन थे इन्होंने सब कुछ पलट के रख दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है परिस्थिति के अनुसार यानी कि संवेगों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि किसने दी है? संवेगात्मक बुद्धि आपकी डेनियल गोलमैन ने दी है। और इन्होंने पूरा तख्ता ही पलट के रख दिया। बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसकी बुद्धि लब्धि 140 है। कह रहा ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि 140 जो आईक्यू लेवल होता है वो इनके अनुसार ये कहते हैं कि वो केवल 20% ही काम करता है किसी भी चीज़ में। बाकी जो 80% होता है वो हमारे संवेग काम करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं जब हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि किसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है किसकी कम है, ये संवेगों पर निर्भर करता है। कैसे? अब एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। कहते हैं कि हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसा काम नहीं करती। ठीक है, डेनियल गोलमैन कहते हैं कि हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसा काम नहीं करती है। कहते हैं ये किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? संवेगों पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि अगर परिस्थिति में संवेग सकारात्मक होंगे तो बुद्धि बेहतर कार्य करेगी, और अगर संवेग नकारात्मक होंगे तो बुद्धि अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी है जो एक प्रश्न को घर पर सटापट तरीके से कर लेता है, यानी कि बहुत ही तेज़ स्पीड में घर पर अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन वही बच्चा परीक्षा भवन में गलत कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? संवेग निर्भर हुए। या हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा घर पर सवाल कर रहा था उसकी बुद्धि लब्धि कितनी थी? 140 थी। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इस एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि जो घर का माहौल होगा वो उसका सकारात्मक होगा, प्रेशर नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से करता होगा, गाने सुन सुन के करता होगा। लेकिन जब वो परीक्षा भवन यानी कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पे उसको टेंशन हो जाती है, संवेग उसके नकारात्मक हो जाते हैं कि टीचर खड़ा हुआ है, नया नया टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट होकर बात कर रहा है। तो वहाँ पर संवेग कहीं ना कहीं हमारे व्यावहारिक तौर पे भी आप लोग समझ सकते हो कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कैसे हमारे जो संवेग हैं वो निगेटिव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे कि कोई नया टीचर आ जाता है, नए टीचर ही होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बात करता है, ओ इधर बैठ जा, इधर पीछे क्यों दिख रहा है, सीट आगे बढ़ाओ, इस तरीके से क्या होता है, तो बच्चा जो होता है यहाँ पे निगेटिव सेंस में आ जाता है और संवेग जो होते हैं उसके नेगेटिव काम करने लगते हैं। इसलिए जो बच्चा घर पर क्वेश्चन सही करता था वही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया और संवेग उसके ठीक ना रहे तो क्या होता है, वो क्वेश्चन गलत कर देता है ना। ऐसा होता है ना। ठीक, आगे कहते हैं कि यद्यपि संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग सैलोबी और मेयर ने किया था। अगर आपसे ये पूछेगा कि संवेगात्मक बुद्धि का शब्द प्रथम प्रयोग किसने किया था तो सैलोबी और मेयर ने किया था। और अगर ये पूछेगा कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था तो डेनियल गोलमैन ने दिया था। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपको हिला के रख देगा। ये कहते हैं कि व्यक्ति की सफलता 20% बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल से केवल 20% और 80% किस पर निर्भर करती है? संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। एक की बुद्धि लब्धि 140 और एक की बुद्धि लब्धि आपकी 100। ठीक, 140 वाला देखने में लगेगा कि यार ये बहुत ही पढ़ने में तेज़ है, हमेशा टॉप करेगा, ये टॉप नहीं करेगा, ऐसे ही तो सोचेंगे ना, क्योंकि आईक्यू लेवल इसका ज़्यादा है इसका कम है। ये क्या है आपका? आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ठीक है, बुद्धि लब्धि। लेकिन हुआ क्या, व्यवहारिक तौर पर देखा जाए कि इसको माहौल ठीक नहीं मिला, ये इसकी जो संवेग थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए।
एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन 140 होने के बावजूद भी ये पेपर को ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि इसके संवेग जो थे कैसे हो गए, डिस्टर्ब हो गए, कहीं ना कहीं टीचर ने इसे डांटा या कुछ भी किया, तो वहाँ पर ये पेपर ठीक नहीं कर पाया। लेकिन यही छात्र, इधर वाला छात्र जिसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल 100 था, इसको जो माहौल था बिल्कुल पॉजिटिव मिला, संवेग एकदम तत्पर रहा, तो इसने क्या किया, उसी पेपर को, पेपर एक ही है बेटा, पेपर एक ही है, उसी पेपर को इसने क्या कर दिया, अच्छे तरीके से कर दिया, और इसने क्या कर दिया, क्लास में टॉप कर दिया। लेकिन ये बच्चा क्लास में टॉप नहीं कर पाया। तभी तो हम कहते हैं ना कभी कभी कि यार ये तो पढ़ने लिखने में बहुत कम था, लेकिन इसने टॉप कैसे कर दिया, और ये तो पढ़ने में बहुत तेज़ था, इसने टॉप क्यों नहीं कर पाया। तो यही वजह होती है कि जो संवेग होते हैं वो निर्भर करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि 20% IQ लेवल काम करता है और 80% संवेग काम करते हैं। अब मज़ा आया ना? अगर मज़ा आया हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग मुझे, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर क्लियर नहीं होता है आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके पॉइंट देखते हैं। संवेगात्मक क्षमताओं के समूह देख लेते हैं कि संवेगात्मक समूह के 4 क्षमताएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्वयं जागरूकता, आत्म परिवर्तन, सामाजिक चेतना और सामाजिक कौशल। उसके बाद नोट पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्वयं जागरूकता। तो स्वयं जागरूकता का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल टेंशन फ्री है, उसके संवेग बिल्कुल सकारात्मक हैं, यानी कि घर से भी उसको पॉकेट मनी अच्छी मिल रही है, पिताजी क्या हैं, सरकारी अफसर हैं, ठीक है, 4 पहिए वाली गाड़ियाँ हैं उसके पास, ठीक है, 4-5 उसकी गर्लफ्रेंड है, मजाक कर रहा था समझाने के लिए, ठीक है। तो वो बच्चा या वो बंदा क्यों, उसके जो संवेग होंगे वो क्यों निगेटिव होंगे, सकारात्मक ही होंगे ना, नकारात्मक थोड़ी ना होंगे। तो स्वयं जागरूकता का मतलब यही होगा आपका कि जब उसको सब कुछ मिल रहा है, उसका माहौल ठीक है, तो उसमें सकारात्मक संवेग उत्पन्न होंगे, तो वो तो टॉपी करेगा, है ना। और एक वो बंदा जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर उसकी चली गई हो, ना ही उसके पास साइकिल हो, है ना, परेशानी से जूझ रहा हो, तो उसके संवेग कैसे काम करेंगे, नकारात्मक काम करेंगे, ठीक है। समझाने के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको ज़्यादा पॉइंट मत बनाना आप लोग, केवल बस आपको मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझाने का तरीका कुछ भी हो, ठीक है, इसलिए इसको आप नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं लेंगे। पहले बता देता हूँ आप लोगों को। आत्म परिवर्तन का मतलब बेटा ये होता है कि यदि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है और इतना टैलेंटेड है कि वो अपने किसी भी माहौल में चले जाए और अपने आप को क्या कर सकता है, उस माहौल में डाल सकता है। और एक बंदा वो है जो केवल एक कमरे में बंद है, जब दूसरी जगह पर गया तो वहाँ पर क्या हो गया, वो थोड़ा सा होपलेस हो गया, ठीक है। तो आत्म परिवर्तन, सामाजिक चेतना और सामाजिक कौशल। सामाजिक, देखो अगर आप एक बंद कमरे में बंद रहेंगे, ठीक है, तो आप कभी ना कभी नकारात्मक सेंस में पहुंच जाएंगे। सामाजिक क्या है, यदि आप समाज से जुड़े हुए होंगे, बार बार समाज में आगे जाएंगे, बाहर निकलेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारे संवेग हैं वो अलग तरीके से काम मतलब सामाजिक तरीके से काम करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। तो एक कमरे के अंदर बंद रहने वाला बंदा और एक समाज से जुड़ा हुआ बंदा, दोनों में क्या हो जाएगा, फिर फ़र्क हो जाएगा। ये फ़ैसला जल्दी ही कर पाएगा, लेकिन इसका जो फ़ैसला है वो नहीं कर पाएगा। क्यों? यदि अगर एग्ज़ाम के तौर पर सोचूं कि ये वाला बंदा भी एग्ज़ाम देने गया, ये वाला बंदा भी एग्ज़ाम देने गया, अब ये हमेशा अकेला रहता है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि सोशलाइजेशन इसका नहीं हो पा रहा है। ये बंदा हमेशा बाहर रहता है, भीड़-भाड़ में जुड़ा रहता है। तो जब ये पहुँचेगा भीड़ में, एग्ज़ाम हॉल में भीड़ होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, रश होगा, तो ये बच्चा क्या होगा, इसका जो सेंस होगा, इसके जो संवेग होंगे वो सकारात्मक ही रहेंगे, क्योंकि ये पहले से ही वहाँ पर था, ठीक है। कौशल और इसके अंदर सामाजिक कौशल उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन ये बंदा जब पहुंचेगा तो होपलेस हो जाएगा, इसके संवेग नकारात्मक हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, दूसरे बच्चों से पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्लियर होगा। लेकिन अब इनका एक पॉइंट ये नोट में मैंने लिखा है कि इसलिए शिक्षक को हमेशा क्या करना चाहिए, कक्षा में मित्रवत, सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ताकि संवेग हमारे कैसे हों, सकारात्मक हों। यदि टीचर क्या करेगा, हमेशा बच्चों को डांटेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है, लेकिन बदतमीज़ी करना, ठीक है, फिज़िकली उसे टॉर्चर करना, बाहर खड़ा कर देना, इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, इसलिए एनसीएफ भी मना करता है कि बच्चों को मारना नहीं, आप लोगों को दंड नहीं देना है। वो इसलिए ही कहता है क्योंकि जो बच्चे के संवेग होते हैं वो निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मित्रवत व्यवहार करेंगे, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेंगे, उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, ठीक है, एक तरीके का घर वाला माहौल बनाएंगे, तो बच्चे के जो संवेग होंगे सकारात्मक रहेंगे और इससे बच्चा क्या होगा, जल्दी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसके ही अगेंस्ट, यानी कि इसके ही अगर अपोजिट में चले जाते हैं, तो क्या होगा, बच्चे का
जो संवेग होंगे वो नकारात्मक हो जाएंगे और बच्चा फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इसलिए ये मना करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था आपको, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी वजह से अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।